Assalamu alaikum everyone. I hope you all fine. Welcome you all to the Sea of Microbes. अगर आप इस पेज पे नए हो तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेंगू फीवर। आज हम डेंगू फीवर के बारे में पढ़ेंगे, ये किस तरह ट्रांसमिट होता है। डेंगू फीवर जो है वो मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है जो ह्यूमन में मॉस्किटो के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो जीनस एडीज़। एडीज़ एक जीनस है मॉस्किटो में, वो डेंगू फीवर को ट्रांसमिट करता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन्स। और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है। जो ज़्यादातर गर्म इलाके हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। अगर हम गर्म इलाकों की बात कर लें तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इस तरह ईरान, ज़्यादातर इलाके हैं इनमें ये पाया जाता है। अगर हम इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ देख लें तो डेंगू फीवर जो है डॉक्यूमेंटेड अर्ली जो डॉक्यूमेंटेड हो गया था उनमें चाइनीज़ डायनेस्टी से हमें ये आ रहा है कि डेंगू फीवर उस टाइम में डॉक्यूमेंटेड हो चुका था। उसके बाद 1979 टू 1978 1980 उसकी फर्स्ट कंफर्म रिपोर्टेड आउटब्रेक जो हुआ था डेंगू फीवर का अराउंड ऑलमोस्ट इन चाइना, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका में इनके केसेस रिपोर्ट हुए। उनमें कंफर्म जो डेंगू फीवर की केसेस है वो हो गए थे। इनकी हॉस्ट फॉर ट्रांसमिशन की क्या है तो ह्यूमन एज द मोस्ट रिजर्वायर। Human serves as the primary reservoir for dengue. Certain non-human primates in Africa and Asia also serves as a host. इनमें अगर हम नॉन ह्यूमन की बात कर ले तो मंकी जो है ये ज़्यादातर डेंगू फीवर की प्राइमरी रिजर्वायर, सेकेंडरी रिजर्वायर भी है जो डेंगू को ट्रांसमिट करता है। मॉस्किटो जो है एक पार्ट करता है इन्फेक्टेड बंदे से, उनमें मॉस्किटो में चला जाता है और वो मॉस्किटो मोर देन वन बंदे को इन्फेक्ट कर सकता है लाइफ टाइमली। अगर इनकी हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो डेंगू फीवर की लाइफ साइकिल जो है वो 2 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। डेंगू वायरल की तो एक इनका इंट्रेंसिक इंक्यूबेशन है और दूसरा एक्सट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड है। तो एक्सट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो मॉस्किटो में होता है और इंट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो ह्यूमन में होता है। जो मॉस्किटो ह्यूमन में इंजेक्ट करता है वो एक मॉस्किटो सेवरल ह्यूमन में इंजेक्ट कर सकता है। उनमें तकरीबन 4 to 7 डेज उसकी साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ जाती है और वो ब्लड में सर्कुलेट होता है। तो फिर मॉस्किटो वो ले लेते हैं और दूसरे बंदे में ट्रांसमिट करते हैं। इनमें जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं अब वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें मुख्तलिफ के साइन एंड सिम्टम्स हम देख सकते हैं। On average, dengue become symptomatic after 4 to 10 days incubation period. हमें ज़्यादातर 4 to 10 डेज़ जो है इंक्यूबेशन पीरियड हमें नज़र आता है कि इनको डेंगू हो चुका है और उनमें तकरीबन 2 to 7 डेज़ जो है वो हमें सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं एक डेंगू पेशेंट्स में। अगर हम सिम्टमेटिक पेशेंट्स की बात कर लें तो उन पेशेंट्स में सिम्टम नज़र आते हैं जो वीक हो, उनकी बॉडी इम्यून सिस्टम उसकी वीक हो, वो उनमें ज़्यादातर सिम्टम्स ये नज़र आएंगे कि फीवर, हेडेक, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, सेवरल बॉडी एचेस पेन जो है वो बैक पेन इसमें ज़्यादातर कॉमन है। लोअर बैक, आर्म्स एंड लेग्स पेन जो है वो ज़्यादातर आम है। नोज़िया और नोज़िया एंड वोमिटिंग, रेयरली डायरिया भी हम इनमें देख लेते हैं बास पेशेंट में। उनमें रेशेस भी आ जाती है, वीकनेसेस, अल्टर टेस्ट एंड सेंसेशन भी आ जाती है, एनोरेक्सिया भी हो जाती है कुछ पेशेंट में, सोर थ्रोट, माइल्ड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस लाइक ब्लीडिंग। अगर हम इनकी डायग्नोसिस की बात कर लें तो डिफरेंट लेबॉर्ट्री टेस्ट इनके लिए होते हैं जिनसे हम डेंगू वायरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनमें कॉमन जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट, IgG, IgM एंटीबॉडीज़ की हम
करवाते हैं पेशेंट्स की सीरम से। ब्लड सीरम हम ले लेते हैं, उनमें हम IgG IgM की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आया उनकी इन्फेक्शन है या नहीं है, इनमें एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप हो चुके हैं कि नहीं। इनके बाद हम RT-PCR करते हैं। रियल टाइम PCR भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सीरोटाइप्स की भी मालूमात कर सकते हैं कि कौन सी सीरोटाइप्स के अब डेंगू है। स्पेसिफिक डायग्नोसिस है। अगर इनमें तीसरा जो है, इनमें एलाइजा टेस्ट भी करवा लेते हैं, जिनसे हमें डेंगू वायरल के पता चल जाता है कि इनकी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके हैं कि नहीं। हम अर्ली स्टेजेस में इनमें हम 4 to 5 डेज़ में हम इनकी डायग्नोस कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं जिन पेशेंट को डेंगू फीवर हो चुका है। इनमें हम सीरम, प्लाज्मा, सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स जो है टिश्यू, इनसे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन और एंटीजन डिटेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनमें हम सीरोटाइप की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा डेंगू वायरस की कौन सी सीरोटाइप है। इनमें 4 सीरोटाइप्स हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनमें कुछ और टेस्ट भी होते हैं लेबॉर्ट्री में, जिनसे हम डेंगू की पेशेंट्स को उसकी लैब टेस्ट से हमें पता चल जाते हैं, जिनमें हम CBC और प्रोथ्रोम्बिन टाइम करते हैं, PT हम उसको कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी करवा लेते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट डेंगू के सिम्टम्स या उनमें अलामात जो है वो डेंगू के पेशेंट है कि नहीं। उनमें हम CBC और PT में हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम कंप्लीट ब्लड काउंट की तरफ देख लें तो उनमें हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिनमें प्लेटलेट्स की काउंट डिक्रीज द 1 लाख के डिक्रीज़ हो जाती है, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि इनको डेंगू हो चुका है। और दूसरा, इनके साथ ल्यूकोपीनिया, WBC की काउंट भी उनमें कम हो जाती है, तो हम उन को कह सकते हैं कि ये डेंगू का पेशेंट है। और इनमें ज़्यादातर जो PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो वो लॉन्ग, जो अपनी ड्यूरेशन से ज़्यादा होगा इनका अब हम मैनेजमेंट किस तरह करवा सकते हैं, कि हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं इन डिजीज़ को, डेंगू फीवर को। जब एक पेशेंट और डिहाइड्रेटेड हो चुका है, मींस वोमिटिंग उनको हो गया है और डायरिया भी है, तो उनको हम ओरली रिहाइड्रेट करवा सकते। ओरली रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट एज बेटर फॉर द पेशेंट हु हैव मॉडरेट डिहाइड्रेशन। कुछ हम ओरली रिहाइड्रेट करवा लेते हैं। अगर एक पेशेंट सीरियस हो तो उनको एडमिशन ऑफ पेशेंट करवाते हैं, उनको एडमिट करवाते हैं हॉस्पिटल में, ताकि उनको इंट्रावीनस और भी जो मेडिकेशन है उनको भरपूर मिल सके, ऑन द टाइम बीइंग मिल सके। इनको हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंशन टिप्स आप लोग नोट कर सकते हैं। और स्टैंडिंग वाटर है वो उनको एलिमिनेट करें, रिपेलेंट हम यूज़ करें, स्टे इंडोर होना चाहिए, और प्रॉपरली क्लॉथिंग होनी चाहिए, और जो मॉस्किटो नेट है वो यूज़ करना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक था वो